क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचें या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहें और वो चीज़ आपके सामने आ जाए, या आप खुद उस वर्चुअल दुनिया के अंदर चले जाएं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा मूवीज़ में तो आपने कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी अब ऐसा पॉसिबल है। इंटरनेट की एक वो टाइप भी है जिसमें वर्चुअल और रियल लाइफ का एक मिक्सचर है, जहां आप अपनी मर्जी से अपनी एक अलग दुनिया बना सकते हैं। ये कौन सा इंटरनेट है? क्या आम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ये इंटरनेट कैसे काम करता है? ये सब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। Giving us glimpses of what virtual spaces where people can interact via avatars would look like. Hey, hi, I'm Gotti. It's something that we look at. The metaverse is a version of the internet that we're inside. All right, perfect. One day, this lecture hall will be made of code. And though they're virtual students, इंटरनेट की दुनिया में एक वो ज़माना था जब वेब 1.0 हुआ करता था। ये एक ऐसा इंटरनेट था जहां एक यूज़र सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ एक टेक्स्ट या स्क्रीन के ऊपर एक इमेज को देख सकता था, और उस इमेज को ओपन होने में भी कई मिनट्स लग जाते थे, क्योंकि इस इंटरनेट की स्पीड 54 किलोबाइट तक हुआ करती थी। और ये स्पीड भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वहाँ पे होती थी। पूरी दुनिया के अंदर जो एवरेज स्पीड थी वो 54 KB थी। ये बिल्कुल उसी तरह था कि मान लें एक गार्डन है और आप उस गार्डन के बाहर खड़े हैं और आप सिर्फ उस गार्डन की चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ लगे हुए फ्लावर्स, ट्रीज, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं दूर से खड़े हो गए, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये इंटरनेट भी बिल्कुल वैसे ही था कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ एक टेक्स्ट या एक इमेज को आप देख सकते थे, इससे ज़्यादा आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सेस मौजूद नहीं था। वहीं 2004 में कुछ ऐसा होता है कि आप जंप करके उस गार्डन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ लगे हुए फ्लावर्स और ट्रीज़ को आप टच कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। जी हाँ, 2004 ये वो साल था जब फेसबुक लॉन्च की गई थी, और फेसबुक के लॉन्च होने से इंटरनेट अपने सेकंड फेज़ में दाखिल हो गया था, जहां आप ना सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस को देख सकते थे, बल्कि अपने बनाए हुए टेक्स्ट और इमेजेस को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते थे, अपनी बात कह सकते थे, अपना मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन आगे पास करवा सकते थे। लेकिन यहाँ भी गेम आपके हाथ में नहीं थी, बल्कि इस सारे प्रोसेस को कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। यानी कि आपको ये नहीं पता था कि जो आप कहना चाह रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन आगे पास करना चाह रहे हैं वो आगे किसी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा तो किन लोगों तक पहुंचेगा और कितने लोगों तक पहुंचेगा, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी। यानी स्टिल चीज़ों को कोई और मैनिपुलेट कर रहा था, कोई और कंट्रोल कर रहा था। अब मेरी इस वीडियो को ही देख लें, मैंने बना तो दी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियोस आगे कितने लोगों तक जाएंगी, कहाँ किस कंट्री में देखी जाएगी, इस पर कोई ऐड चलेगा नहीं चलेगा, इस पर कितने व्यूज़ आएंगे, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस मेरा काम था कि वीडियो बना के अपलोड कर देना। अब आगे ये किसी और के कंट्रोल में है कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है वेब 3.0। अब इसको भी बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह अगर आप समझें कि आप उस गार्डन में वेब 2.0 में जहाँ दाखिल हो गए थे, एंटर हो गए थे, अब वेब 3.0 में आप इस गार्डन के अंदर खुद से फ्लावर्स लगा सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं, चाहें तो क्रिकेट खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या किसी भी तरह के मीटअप्स जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे पूरे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि उस गार्डन के पूरे मालिक आप हैं, उस इंटरनेट के वेब 3.0 के मालिक आप हैं। यानी आप इसको यूं समझ लेंगे, ये डिजिटल ट्रेजर की एक ऐसी दुनिया है जहां आप ख़जाना लाकर रख सकते हैं, और ख़जाने से यहाँ मेरा मुराद सोना चांदी या पैसे नहीं है, बल्कि डाटा, इंफॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आप बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, वेब 3.0 में आप अपनी मर्ज़ी की एक वर्चुअल दुनिया बनाते हैं और इस वर्चुअल दुनिया में रहते हुए डिजिटल वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सकते हैं। आए वेब 3.0 को ज़रा टेक्निकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करें कि एक नोटबुक है जिसके मल्टीपल यूज़र्स हैं। अब हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन राइट कर सकता है, लिख सकता है, लेकिन कोई भी उसमें मौजूद डाटा को रिमूव नहीं कर सकता और ना ही उस नोटबुक को फाड़ सकता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल लेजर की तरह है और इसी को हम ब्लॉकचेन का नाम देते हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि एक नोटबुक बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनती है और उस नोटबुक का हर एक पेज
जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, हर उस पेज को ब्लॉग का नाम दिया जाता है। जब एक ब्लॉग यानी कि एक पेज इंफॉर्मेशन से भर जाता है तो ऑब्वियसली अब आप अगले पेज पे ट्रांसफ़र होंगे, अगले ब्लॉग पे ट्रांसफ़र होंगे। जब उसको भी फिल कर लिया जाएगा तो फिर उससे अगले ब्लॉग पे, अगले पेज पे ट्रांसफ़र होंगे। इस तरह जब हम ब्लॉग टू ब्लॉग आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक नोटबुक में, तो वो मिलके एक चेन बनाते हैं और इसी सारे मैकेनिज्म को हम ब्लॉक चेन कहते हैं। अब इसमें हम न्यू ब्लॉक्स को ऐड तो कर सकते हैं, यानी कि हर पेज के ऊपर नई इन्फॉर्मेशन लिख तो सकते हैं, लेकिन प्रीवियसली लिखे हुए इन्फॉर्मेशन को, डाटा को रिमूव नहीं कर सकते। ये इस इंटरनेट की, इस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की सबसे अच्छी और पावरफुल बात है। अब ब्लॉकचेन की सबसे कूल बात ये है कि इसको एक ही बंदा ऑन कर रहा होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जिसने एक वो नोटबुक लिखी है वो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना के पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वो सारे उस डाटा से फ़ायदा तो हासिल करेंगे, उसमें एडिशन या डिलीशन वो नहीं कर सकते क्योंकि उसका पीछे से ऑनर जो है वो एक बंदा है। इसी तरह हर एक बंदा अपनी एक नोटबुक बना सकता है जिसका वो मालिक होगा और वो ही इंटरनेट उसका अपना होगा, उसमें वो जैसी चाहे एक वर्चुअल दुनिया बना सकता है। क्योंकि इसमें किसी किस्म की एडिटिंग की ऑप्शन नहीं मिलती, इसलिए ब्लॉकचेन इंटरनेट को, जो कि वेब 3.0 का ही एक हिस्सा है, इसको अनहैकेबल इंटरनेट भी कहा जाता है। अगर किसी को कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन इस नोटबुक में ऐड करनी हो तो उसके लिए भी एक तरीका मौजूद है, वो ये कि वो जो मिलियंस ऑफ कॉपीज़ पूरी दुनिया के अंदर इस इंटरनेट की वजह से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और वो डिस्कस करेंगे कि जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, ये इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉकचेन का हिस्सा होनी चाहिए। तो अगर वो सब के सब लोग उसके ऊपर एग्री करेंगे और जो उस नोटबुक का, उस ब्लॉकचेन का ऑनर होगा वो भी एग्री करेगा, तो सब की रजामंदी से उसके अंदर कोई डाटा ऐड कर दिया जाता है। कुछ यूज़र्स उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को ऐड नहीं करना चाहते तो उस डाटा को वो ऐड नहीं करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई एक या दो या चंद अफराद इसके अंदर किसी किस्म की एडिशन और डिलीशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब ये सारा एग्रीमेंट जिसमें यूज़र्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमने इसके अंदर ये चीज़ ऐड करनी है या नहीं करनी, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट को ब्लॉकचेन की दुनिया में कंसेंसस का नाम दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉकचेन की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो मिलियंस ऑफ पीपल्स के पास होती हैं। तो अगर कोई बंदा इसको हैक करना चाहे या इसके डाटा के साथ छेड़छाड़ करना चाहे तो उसको उन मिलियंस ऑफ पीपल्स का एक्सेस लेना पड़ेगा और ऐसा करना एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉसिबल है। यही रीज़न है कि ब्लॉकचेन इंटरनेट को फ्यूचर का मोस्ट सिक्योर तरीन इंटरनेट कहा जा रहा है। वेब 1.0 और वेब 2.0 ये एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के अंडर काम करते थे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक कंपनी इस इंटरनेट को ऑन करती थी और उस कंपनी में एक बॉस होता था। अब वो बॉस जिस तरह की पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, एक यूज़र को और एक कंज्यूमर को उन रूल्स को फॉलो करते हुए इस इंटरनेट को यूज़ करना पड़ेगा। इस सारे मैकेनिज्म को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म। लेकिन जहां हम बात करते हैं वेब 3.0 की, तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है कि इस इंटरनेट को कोई कंपनी ऑन नहीं करती, आप खुद अपनी एक वर्चुअल दुनिया के मालिक होते हैं। इस इंटरनेट का जो मैकेनिज्म है वो डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पे वेब 1.0 या वेब 2.0 में अगर आपने कोई ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग करनी हो तो उसमें कोई मिडल मैन यानी कि कंपनी या एक बॉस इन्वॉल्व होता था और उसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक आपको अपनी अमाउंट में से कुछ परसेंटेज एज अ टैक्स उस ऑनर को, उस मिडल मैन को पे करना पड़ता था। लेकिन यहाँ वेब 3.0 में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट के साथ बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और आप खुद ही उस पूरे गार्डन के, उस पूरी वर्चुअल दुनिया के मालिक होंगे और आप अपने बनाए हुए असूलों को फॉलो करेंगे और किसी के साथ आपका कोई लिंक नहीं होगा। वेब 3.0 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर NFTs है, नॉन फंजिबल टोकन्स। इसका लफ्जी मतलब ही ये है कि नॉन रिप्लेसेबल, यानी कि ऐसी चीज़ कि जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह आप अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस या पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं, इसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आपके पास जो भी घर होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट होगा, आप अगर उसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग लगाना चाहते हैं, कोई डेकोरेशन पीस लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये जो डेकोरेशन के पीसेस और पेंटिंग्स वगैरह होंगी, इनको हम NFTs बोलते हैं। और ये
जिस बंदे के पास एक पेंटिंग है वेब 3.0 की पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो पेंटिंग किसी और शख्स के पास नहीं होगी। उससे मिलती जुलती ज़रूर होगी, लेकिन सेम टू सेम कॉपी उसकी किसी और के पास नहीं होगी। आप ही उस एक अकेली यूनिक चीज़ के मालिक होंगे। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट था गुस्ताफ अल गुजाली, उसने अपने 5 साल की रैंडम सेल्फीज, ऐसी सेल्फीज के जिसमें उसने अपने कोई खास एक्सप्रेशन नहीं चेंज किए हुए थे, एक ही तरह के एक्सप्रेशन की उसकी वो सेल्फीज थी। तो ऐसे ही मजाक में जब उसको NFT टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला तो उसने अपनी उन पिक्चर्स को NFTs में कन्वर्ट करके और उसको मजाक में सेल किया, और आज उसकी उन पिक्चर्स की वर्थ $1 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा करें कि NFT की वजह से मैं और आप कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब इस तरह के जो एसेट्स होते हैं, पेंटिंग्स, डेकोरेशन, ये तो मैंने आपको चंद एक चीज़ें बताई। इसके अलावा बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, आपकी गाड़ियाँ, ज़मीन, जायदाद, कोई भी चीज़ जो एसेट्स के कैटेगरी के अंदर लाई करती है। अब आपने वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर उनको बाय करना है, परचेज करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वेब 3.0 के अंदर जो करेंसी यूज़ होती है वो क्रिप्टो करेंसी है। आने वाले वक्त की फ्यूचर की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी क्रिप्टो करेंसी होगी। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर आपने किसी कंट्री में जाना है तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज करवाना पड़ता था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इस प्रॉब्लम को दूर कर देगी और ये ऐसी करेंसी बनेगी कि जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगी। एक सिंगल क्लिक से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और डिजिटल वर्ल्ड के लिए अपना एक एसेट बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।